India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टूलकिट मामले के आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मार्च तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। 15 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए नियमों के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने समाचार माध्यम के नियंत्रण के लिए अलग से कानून होने की कही बात। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट के पुलिस सत्यापन के लिए कथित देरी वाली याचिका पर हुई सुनवाई। विदेश मंत्रालय और सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। 11 साल तक का किराया ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। बकाया किराया मार्केट रेट के आधार पर देने का दिया आदेश। कहा, न्यायिक प्रक्रिया का किया गया दुरुपयोग। India Legal presents Courts Roundup. किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले के आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के प्रदर्शन से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में ये लोग आरोपी हैं। टूलकिट मामले में निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 मार्च तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक को आगे बढ़ा दिया है। दोनों के वकील ने कोर्ट को कहा था कि दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगे बढ़ाया जाए। इस बाबत जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या वो गिरफ्तारी पर रोक को आगे बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस बात का निर्णय करने पर फैसला कोर्ट पर छोड़ रही है। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब हम ये निकालें कि क्या आप आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक आगे बढ़ाने के विरोध में नहीं हैं। दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब पटियाला हाउस कोर्ट आगे विस्तृत सुनवाई 15 मार्च को करेगा। कोर्ट में दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अपने जवाब में पुलिस ने कहा कि निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के खिलाफ टूलकिट मामले में पर्याप्त सबूत हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में अपना जवाब के साथ दिल्ली पुलिस में बतौर सबूत कुछ दस्तावेज भी दाखिल किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा है कि निकिता और शांतनु दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी के लिए लगाई गई याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि टोलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि, शांतनु मुलुक और निकिता जैकब का आपसी संबंध और साजिश को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है और इसी आधार पर निकिता और शांतनु से सख्ती से पूछताछ जरूरी है। 23 फरवरी को बेंगलुरु की रहने वाली एक्टिविस्ट दिशा रवि को कोर्ट ने यह कहकर जमानत दे दी थी कि पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत अधूरे हैं। कोर्ट ने कहा था कि पेश किए गए सबूत 22 साल की युवती को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त नहीं, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने कहा था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार की अंतरात्मा के संरक्षक होते हैं। उन्हें केवल इसलिए जेल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अनन्य भटनागर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अनन्य, किस आधार पर आखिर अंतरिम राहत दी गई है? जी, क्योंकि मैटर अडजर्न कर दिया गया 15 तारीख तक, तो जो इंटरिम प्रोटेक्शन या अंतरिम जमानत जो मिली हुई है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि एंटिसिपेटरी बेल के लिए अभी भी पेंडिंग है मैटर। साथ ही साथ आज कोर्ट में जब दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे तथ्य हैं जो अभी सामने आने हैं। इसलिए जो दोनों अक्यूज्ड हैं इन दोनों को कस्टोडियल इंटेरोगेशन में रखना जरूरी है।
इसलिए अपोज किया गया है इनके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई है, सूत्रों के हवाले से हमको जानकारी मिली थी कि इस रिप्लाई में ये कहा गया है कि शांतनु मुलूक जो है उन्होंने अपना एक सेल फोन देने से दिल्ली पुलिस को इनकार कर दिया था, जो कि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग रही थी, जिसको एज ए एविडेंस वो यूज करना चाहती थी। हालांकि वो शांतनु देने से मना कर दिया था। पर अब आगे देखना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स शांतनु मुलूक और निकिता जैकब के वकीलों के द्वारा दिए जाते हैं और किस तरह का फैसला अब धर्मेंद्र राणा जी सुनाएंगे इस पूरे केस में। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए अनन्या। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल न्यूज मीडिया को विनियमित करने वाले मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा अधिसूचित नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आईटी नियमों 2021 को इस आधार पर चुनौती दी कि वो डिजिटल समाचार पोर्टल्स को प्रभावित करते हैं और ऑनलाइन कंटेंट के प्रकाशकों के संदर्भ में नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया पर केंद्र सरकार के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस चश्मीत की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी। याचिका फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ट्रस्ट की तरफ से दायर की गई है। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए 25 फरवरी को तकनीकी सूचना, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जारी किए थे। याचिकाकर्ता के वकील नित्या रामाकृष्णन ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से नए नियमों को लेकर दिए गए हलफनामे और गूगल के नियम अलग हैं। याचिकाकर्ताओं ने आईटी नियमों 2021 को इस आधार पर चुनौती दी है कि वो डिजिटल समाचार पोर्टलों को प्रभावित करते हैं और ऑनलाइन कंटेंट के प्रकाशकों के संदर्भ में नहीं है, जैसे कि ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म और इस तरह के अन्य प्लेटफॉर्म को विनियमित करने वाले नियम की मांग की गई है। नियमों में अखबारों और समाचार संस्थाओं के बारे में नहीं बताया गया है। ऐसा नहीं है कि समाचार माध्यम नियंत्रण से परे हैं, लेकिन इसका नियंत्रण एक कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस धारा 69A(1) का जिक्र किया उसकी सीमित शक्ति है, इसलिए लागू किए गए नियम डिजिटल न्यूज पोर्टल को विनियमित करने के लिए उन्हें नैतिकता संहिता का पालन करने की आवश्यकता नहीं बता सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों में अनुचित कार्यक्रम दिखाने वाले या नियमों का उल्लंघन करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ अभियोजन या सजा को लेकर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने गाइडलाइंस की घोषणा करते हुए कहा था कि नए नियमों से सोशल मीडिया कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन प्लेटफॉर्म पर अनुपयुक्त सामग्री को नियंत्रित करने के लिए नियमों में कुछ भी नहीं है और बगैर किसी कानून के इसे नियंत्रित करना संभव नहीं हो सकता। बेंच ने अपने आदेश में कहा था, नियमों का अवलोकन करने से ये संकेत मिलता है कि नियम दिशा निर्देश के रूप में है और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छानबीन या उपयुक्त कार्रवाई के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने आईटी नियम 2021 को इसी आधार पर चुनौती दी कि वो डिजिटल समाचार पोर्टलों को प्रभावित करते हैं और ऑनलाइन कंटेंट के प्रकाशकों के संदर्भ में नहीं है, जैसे कि ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म और इस तरह के अन्य प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए नियम की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पत्नी की पिटाई के आरोपी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर ससुराल में महिला की पिटाई होती है तो उसकी चोटों के लिए मुख्य रूप से पति जिम्मेदार होगा, भले ही पिटाई उसके रिश्तेदारों ने की हो। अदालत जिस शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ये उसकी तीसरी शादी थी और महिला की दूसरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी से मारपीट करने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ससुराल में पत्नी को लगी चोट के लिए पति ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ये चोट किसी अन्य रिश्तेदार की वजह से आई हो, लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा। मारपीट के आरोपी शख्स की ये तीसरी शादी है, जबकि महिला की ये दूसरी शादी है। शादी के 1 साल बाद 2018 में दोनों ने बच्चे को जन्म दिया था। बीते साल जून में महिला ने लुधियाना पुलिस में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। महिला का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति, ससुर और सास ने बेरहमी से पीटा था। जब शख्स के वकील
कुशार्क महाजन ने अपने मुआ वकील को अग्रिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, आप किस तरह के आदमी हैं? महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसे गला दबाकर मारने वाला था। उसका आरोप है कि उसका गर्भपात हो गया। आप किस तरह के आदमी हैं कि एक क्रिकेट बैट से अपनी पत्नी को पीटते हैं? जब महाजन ने कहा कि उसके क्लाइंट के पिता ने बैट से महिला की पिटाई की थी, तो सीजीआई के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पति थे या उसके पिता, जिन्होंने कथित तौर पर बैट से उनकी पिटाई की। जब ससुराल में महिलाओं को यातनाएं दी जाती है तो मुख्य रूप से जिम्मेदारी पति की बनती है। अदालत ने शख्स की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद बेंच ने शख्स की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक किराएदार को 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए 11 साल का किराया देने का आदेश दिया है। साथ ही किराया भी मार्केट रेट के आधार पर देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग करने का एक क्लासिक केस है, जिसमें किसी के अधिकारों को कैसे सालों तक न्याय के दांवपेच में उलझाकर रखा जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि कोर्ट में ऐसे मामलों को हतोत्साहित करना जरूरी है। इस तरह से मामलों को संदेश जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मार्च 2010 से अब तक का किराया मार्केट रेट के आधार पर देने के लिए 3 महीने का समय देते हुए 15 दिन के भीतर मकान मालिक को मकान देने का आदेश दिया। दरअसल अलीपुर में एक मकान को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच मामले में याचिकाकर्ता देवाशीष सिन्हा के चाचा को मकान मालिक ने 1967 में सिन्हा के चाचा को 21 साल के लिए पट्टे पर दिया गया। पट्टे की अवधि पूरी होने के बाद मकान मालिक ने 1988 में संपत्ति को वापस मांगा तो देवाशीष के चाचा आनाकानी करने लगे और 1993 में स्थानीय सिविल कोर्ट में बेदखली के लिए याचिका दाखिल की गई। इस याचिका को अगस्त 2005 में अलीपुर में एक सिविल कोर्ट द्वारा मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद ये मामला देवाशीष द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट से होते हुए 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता देवाशीष ने अपने चाचा के साथ दुकान में भागीदारी के आधार पर याचिका दाखिल की थी। विवेक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, डिटेल में बताइए इस मसले को लेकर क्या कुछ कहा गया आज? विवेक, आप हैं मेरे साथ? जी, बताइए। इस मामले में ये कहा गया कि जो देवाशीष हैं और जो उनके अंकल हैं, क्योंकि ये मामला उनके अंकल के पास जो ये दुकान दी गई थी उनके अंकल को दी गई थी और देवाशीष का कहना था कि मैं उसमें उनका पार्टनर हूँ, इस वजह से जो बेदखली की बात कही गई थी वो मेरे ऊपर लागू नहीं होता, इस वजह से हम इस मकान को खाली करने का जो इशू वो हमारे साथ लागू नहीं होता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब 2005 में इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट ने आपके अगेंस्ट फैसला दिया, उसके बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आपके खिलाफ ही दिया और फिर आपने ये कहते हुए याचिका दाखिल की 2009 में कि जब इवैक्यूएशन की बात आई तो वहां आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं इस मामले में पार्टी नहीं हूं क्योंकि ये मेरे चाचा के द्वारा दाखिल किया गया था और मैं जो इसमें मकान में ये किराएदार के रूप में नहीं हूं बल्कि मैं एक बिजनेस पार्टनर के रूप में हूं। तो कोर्ट ने कहा कि जो ये छोटी छोटी चीजों को लेकर लंबे समय तक मामलों को खींचा जाना है ये बहुत गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब 2019 में ये मामला आया तो फिर इवैक्यूएशन वाला इश्यू था। 2009 के बाद से यहाँ पे जब आया ये सिर्फ इसी पॉइंट पे आया था कि मैं उस मकान में जो किराएदार हैं उनके साथ नहीं हूं बल्कि मैं उसमें जो दुकान चलती है उसमें उनका पार्टनर, इस वजह से ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये बहुत क्लासिकल मामला है कि लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके लीगल इश्यूज को इतना खींचते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। यही वजह थी कि उसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना जो कि उसी मकान मालिक को दिया जाना है और जो किराया होगा उस वक्त से 11 साल तक का किराया मार्केट रेट से आपको देना पड़ेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसे मामले आते हैं तो इन मामलों को रोकने के लिए जरूरी है कि ऐसे कठोर निर्णय लिए जाए। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत क्लासिकल मामला है कि इसमें पेनल्टी दी जाए और इस मामले ये जो दुकान है वो खाली तो इस तरह के मामलों से एक संदेश देने की जरूरत महसूस होती है। शुक्रिया आपका विवेक तमाम बातचीत के लिए। पश्चिम बंगाल में ओवरब्रिज परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि ये
लिए किसी को यह आकलन करना होगा कि सड़क बनने से पहले हेरिटेज पेड़ों की जानकारी कितनी है। कोर्ट ने कहा कि उनकी वजह से कितना नुकसान होगा, इस सब के लिए एक समिति की जरूरत होगी। वहीं वकील ने कहा कि अभी तक पर्यावरण नियामक नहीं बनाया जा सका है, इसलिए ऐसे मामलों में मंजूरी को लेकर समस्या है। सीजेआई ने कहा कि हमारे पास याचिका है जिसमें वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक पिछले 6 सालों से नहीं हुई है और हम इस मामले को पर्यावरण नियामक की याचिका के साथ करेंगे। सीजेआई ने कहा कि इस मामले पर केंद्र को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया। साथ ही इस दौरान सभी को समिति के लिए नाम एक दूसरे को दें और चर्चा कर लें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में 100 किलोमीटर की सड़क परियोजना के निर्माण को लेकर पर्यावरण की मंजूरी पर सुनवाई कर रहा है। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा पासपोर्ट जारी करने में पुलिस सत्यापन के लिए कथित तौर पर देरी को लेकर दायर याचिका पर विदेश मंत्रालय और सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा। वरिष्ठ वकील जहांगीर इकबाल गनाई, जो मुफ्ती के लिए पेश वकील हैं, उन्होंने न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मुफ्ती ने नए पासपोर्ट के लिए दिसंबर 2020 में आवेदन किया था, क्योंकि उनका पुराना पासपोर्ट 31 मई 2020 को समाप्त हो गया था। हाईकोर्ट के समक्ष ये तर्क दिया गया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र निर्देशों के अनुसार किसी व्यक्ति का पासपोर्ट 30 दिन के भीतर जारी किया जाना है, लेकिन मौजूदा मामले में 3 महीने की अवधि बीतने के बावजूद पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट अधिकारी की वेबसाइट पर ट्रैकिंग की सुविधा का लाभ उठाते हुए पासपोर्ट की स्थिति के बारे में पता किया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट आने से पहले प्रतिवादी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 13 फरवरी 2021 को पुलिस रिपोर्ट को पासपोर्ट कार्यालय भेजने के लिए संपर्क किया था। हालांकि अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आज तक पासपोर्ट कार्यालय के उपलब्ध पोर्टल पर याचिकाकर्ता के पासपोर्ट की स्थिति पहले की तरह बनी हुई है। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के जनादेश के संदर्भ में पासपोर्ट रखने का अधिकार है। मुफ्ती के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 चरण में पश्चिम बंगाल चुनाव कराए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका वकील ML शर्मा ने दायर की थी। चीफ जस्टिस SA बोबडे ने कहा कि आप इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सीजेआई ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि वो राज्य की शांति व्यवस्था समेत अन्य मसले लेकर आए हैं। उन्होंने सीजेआई के सवाल पर कहा, 1996 के महेंद्र सिंह गिल फैसले में यह कहा गया कि नोटिफिकेशन के बाद हाईकोर्ट चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता। इस पर सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट के पास यह अधिकार है, आप बताएं कि क्या पूर्व के फैसले में ऐसा कहा गया है। शर्मा ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा है, हालांकि सीजेआई उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुए और याचिका को खारिज कर दिया। ML शर्मा ने याचिका में कोर्ट से चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वो राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं कराएं, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। याचिका में कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने को लेकर सीबीआई को मामला दर्ज करने का निर्देश दें। याचिका में कहा गया कि जय श्री राम और अन्य धार्मिक नारे लगाने से विमर्श से फैल रहा है। यह भारतीय दंड संहिता, IPC और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल में जहां 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। असम में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कोर्ट में हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को लंबित रखने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने माना कि इस संबंध में निर्णय समिति की बैठक में लिया जाएगा, इसलिए याचिका को लंबित रखा जाए। और सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के इरादे अच्छे हैं, लेकिन अदालत इस तरह के आदेश पारित नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ML शर्मा ने कहा कि वो अनीता चौधरी मामले में अदालत के फैसले पर निर्भर हैं। एडवोकेट्स भी इतने परेशान चल रहे हैं। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, हम तनाव से चिंतित नहीं हैं। शर्मा ने कहा, अगर कोई समस्या है तो हम आप तक नहीं पहुंच सकते, हम रजिस्ट्रार के पीछे भाग रहे हैं, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं। बेंच ने कहा कि वो मामले को लंबित रखेगी, क्योंकि समिति इन दिनों एक के बाद एक बैठक कर रही है और इस पर निर्णय लिया
जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई याचिका में देश भर की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों में वर्चुअल मोड के साथ साथ फिर से मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने राज्य को न्याय के हित में पूरे भारत में न्यायिक कार्रवाई के लिए वीडियो सिस्टम की व्यवस्था करने के लिए दिशा निर्देश भी मांगे। याचिका के अनुसार अगर सुनवाई आयोजित की जाती है और न्यायिक रिकॉर्ड्स का काम ऑनलाइन किया जाता है तो इससे हम कोविड-19 वायरस के चलते कागज के नुकसान को बचा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही पूर्व आईपीएस भारती घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारती घोष की गिरफ्तारी पर विधानसभा चुनाव तक के लिए रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई मुकदमों में भारती घोष के खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया था। बीजेपी नेता को वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 मुकदमों में राहत दी। पूर्व आईपीएस भारती घोष ने साल 2018 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। भारती ने बीजेपी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। अपनी याचिका में भारती घोष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में उन्हें उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है। साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान उन्हें काफी परेशान किया गया था। चुनाव प्रचार रोकने के लिए पुलिस सहित सीआईडी ने उनसे पूछताछ की। याचिका में बीजेपी नेता घोष ने आगे बताया कि उनके खिलाफ अब मुकदमों की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो गई है। उनके खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज कराए गए। इनमें से एक केस साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से मारपीट का भी है। तो इन तमाम खबरों के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.